21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। सबसे बड़ा नक्सली हिडमा आज मारा गया। 2 दशकों तक जंगलों में दहशत का साम्राज्य खड़ा करने वाला वही शातिर दिमाग, वही खौफनाक प्लानर आज अपने ही बनाए जाल में फंसकर ढेर हो चुका है। इस मौत के साथ सिर्फ एक कमांडर नहीं, नक्सलवाद की अंधेरी परछाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिट गया। दहशत की सांसें आज थम गई। भारत का सबसे खतरनाक, सबसे चालाक और सबसे खूनी नक्सली हिडमा आखिरकार आज मारा गया। जिसने सैकड़ों जवानों का खून बहाया, वही अब अपने पापों की आग में जलकर जंगल की मिट्टी में आज पूरी तरीके से मिल गया। आंध्र पुलिस ने कंफर्म किया, उनकी शिनाख्ती में सबसे मोस्ट वांटेड मोस्ट कैडर माडवी हिडमा, उनका डेड बॉडी आज ESR जिला में सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। भारत के नक्सली आंदोलन का इतिहास हिंसा, विचारधाराओं और छिपी हुई छायाओं से भरा पड़ा है, लेकिन इस पूरे अंधेरे नेटवर्क में कुछ ऐसे नाम हैं जिनके अस्तित्व की भनक से ही सुरक्षा बल अलर्ट मोड में आ जाते थे और गांवों में सन्नाटा फैल जाता था। इन्हीं में सबसे रहस्यमय, सबसे फुर्तीला और सबसे खौफनाक नाम था मांडवी हिडमा। उसका चेहरा साधारण था, कद छोटा था और स्वभाव शांत, लेकिन यही साधारणपन उसे और खतरनाक बनाता था। वह जितना चुप रहता था, उसकी योजनाएं उतनी ही शातिर और घातक होती थी। ताड़ मेला, झीरम घाटी, बुरकापाल और सुकमा, बीजापुर जैसे भीषण हादसों के पीछे वही अदृश्य दिमाग था। अब वह नक्सल कमांडर जिसने 2 दशकों तक पूरे दंड कारण में आतंक की छाया फैलाई, सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में आज ढेर हो चुका है। एक युग जो आतंक, रणनीति और छुपे हुए युद्ध से भरा था, आज वह समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का पुवर्ती गांव एक ऐसा क्षेत्र जहां घने जंगल, गरीबी और सरकारी व्यवस्थाओं की कमी मिलकर बच्चे के भविष्य का फैसला करते थे। इस गांव में जीवन किसी सपने की तरह नहीं, बल्कि संघर्ष की तरह जिया जाता था। यहाँ स्कूल नाम मात्र के थे, अस्पताल दूर थे और रोजगार लगभग ना के बराबर थे। ऐसे माहौल में लोगों की सोच पर नक्सलवाद की पकड़ बहुत आसानी से बैठ जाती थी। इसी गांव से 40 से ज्यादा लड़के लड़कियां नक्सली संगठन में शामिल हुए। उन्हीं में से एक था मांडवी हिडमा। वह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था, जहां रोजमर्रा की जरूरतें तक पूरी करना बहुत मुश्किल होता था। हिडमा की पढ़ाई सिर्फ 7वीं कक्षा तक हुई। वह खेतों में काम करता था और हिंदी तक ठीक से नहीं बोल पाता था। उसके पास ना कोई बड़ा सपना था और ना ही जीवन बदलने का कोई जरिया, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे उसके गांव वाले भी नहीं पहचान पाए। एक तेज दिमाग और सीखने की अद्भुत क्षमता, यही 2 गुण आगे चलकर उसे नक्सली संगठन का सबसे खतरनाक हथियार बना देने वाले थे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 16-17 साल की उम्र में ही हिडमा नक्सलियों में भर्ती हुआ। उस समय नक्सली कैडरों के लिए यह उम्र बहुत आम थी, लेकिन हिडमा बिल्कुल आम लड़का नहीं था। प्रशिक्षण शिविर उसके लिए किसी खतरनाक सैनिक स्कूल जैसा था, जहां पाठ्यक्रम में बंदूकें, बारूदी सुरंगें, जंगल का नक्शा पढ़ना, फोर्स की मूवमेंट समझना, मानसिक कंडीशनिंग और एम्बुश डिजाइन करना शामिल था। हिडमा इन सभी विषयों में दूसरों से कई कदम और कई ज्यादा आगे निकल गया। प्रशिक्षकों को जल्दी पता लग गया, या फिर उन्हें ऐसा कह लें कि उन्हें समझ में आ गया कि यह लड़का सिर्फ एक फाइटर बनने नहीं आया, यह दिमाग बनकर उभर सकता है। और देखते ही देखते उसने गोंडी, तेलुगु, कोया, बंगाली जैसी भाषाएं सीख ली और धीरे धीरे हिंदी और अंग्रेजी भी समझने लगा और बोलने लगा। जंगल उसके लिए किसी किताब की तरह खुलने लगे। वो पेड़ों की बनावट, मिट्टी की गंध, पगडंडियों का उतार चढ़ाव सब कुछ याद रखता था। वह फोर्सेस की मूवमेंट को उनकी पैटर्न से पहचानने लगा। संगठन ने उसे कच्चा हीरा कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह अभी युवा था, लेकिन उसकी क्षमता जो थी वो किसी भी अनुभवी कमांडर से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही वर्षों में हिडमा एक साधारण कैडर से संगठन के सबसे खतरनाक चेहरों में शामिल हो गया। उसे PLGA बटालियन 1 का कमांडर बनाया गया। यह सबसे शक्तिशाली और अत्यधिक सक्रिय बटालियन थी, जिसके जिम्मे दंडाकरण क्षेत्र में कई बड़े हमले करवाना था। इसके बाद वह दंडाकरण स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DKSZ के प्रमुख चेहरों में शामिल हुआ और अंततः CPI माओवादी की
21 सदस्यीय केंद्रीय समिति का सदस्य बन गया। यह पद किसी आम लड़के को नहीं मिलता, यह सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन पर संगठन अंधा विश्वास करता है, जिनकी रणनीति से वह जीतता है और जिनकी मौजूदगी से सरकार भी परेशान रहती है। सुरक्षा बल हिडमा को जंगल का घोस्ट कमांडर कहते थे, क्योंकि वह कभी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी छाया हर जगह मौजूद होती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह दिनों तक, यानी कि कई दिनों तक बिना भोजन के चल सकता था, कई किलोमीटर पैदल पार कर सकता था और जंगल के बीच ऐसे गायब हो जाता था जैसे वो कहीं हवा में घुल गया हो। भारत के नक्सली इतिहास में कुछ हमले ऐसे हैं जो देश को हिलाकर रख देते हैं, और इनमें से अधिकांश में हिडमा का दिमाग काम करता था। जैसे कि साल 2010 का ताड़ मेटला नरसंहार, जिसमें 76 जवान शहीद हुए। यह हमला आज भी सीआरपीएफ के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। हिडमा ने महीनों तक क्षेत्र को पढ़ा, फोर्सेस के व्यवहार को समझा और अंततः घात लगाकर वह हमला किया जिसने देश को झकझोर दिया। फिर आता है साल 2013। साल 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मारे गए। यह हमला सिर्फ रणनीतिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक रूप से भी झटका देने वाला था। इसमें हिडमा के प्लानिंग का सबसे बड़ा नमूना दिखा। और फिर साल 2017 में बुर्कापाल हमला, जिसमें 24 जवान शहीद हुए। यह हमला उसके सिग्नेचर स्टाइल का क्लासिक उदाहरण था। कैसे? जैसे वो महीनों की ट्रैकिंग करता था, और इसमें भी उसने वही किया। महीनों की ट्रैकिंग, रास्तों की मैपिंग और फोर्सेस को ऐसे जाल में फंसाना कि निकलने की कोई गुंजाइश बचे ही ना, और इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। फिर आता है साल 2021। साल 2021 का बीजापुर सुकमा हमला, जिसमें 22 जवान शहीद हुए। इस हमले ने साबित कर दिया कि हिडमा सिर्फ फुर्तीला कमांडर नहीं, बल्कि सेना स्तर की रणनीति तैयार करने वाला आतंक का आर्किटेक्ट था। हिडमा का नेटवर्क दो महत्वपूर्ण स्तंभों पर खड़ा था। पहला राजक्का और दूसरा सुजाता। राजक्का उसकी पत्नी होने के साथ साथ संगठन की डीवीसीएम भी थी। वह बटालियन की शिक्षिका थी और कई हमलों की रणनीति में उसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। वो हिडमा को सिर्फ निजी नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी समझाती थी, और अंतिम मुठभेड़, यानी कि जो मुठभेड़ आज हुआ, उसमें वह भी हिडमा के साथ साथ मारी गई। और दूसरी ओर सुजाता, जिसे कई लोग लेडी वीरप्पन कहते थे, वही महिला जिसने हिडमा को एम्बुश फोर्सेस को धोखा देने की कला और जंगल की भाषा सिखाई, उस पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम था। साल 2024 में उसका आत्मसमर्पण हिडमा के नेटवर्क को पहला बड़ा झटका था। हिडमा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं था, वह छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र 4 राज्यों में सक्रिय रहता था। उसके पास अपना स्थानीय नेटवर्क था, सूचनाएं देने वाले ग्रामीण, गांव को जोड़ने वाले रास्ते, जंगल के भीतर बने गुप्त ठिकाने और गाइडों का एक महत्वपूर्ण ग्रुप उसके पास था। यानी कि हिडमा जो इतने दिनों तक बचता रहा, जब सरकार लगातार नक्सलवाद के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चला रही थी, कई बड़े बड़े नक्सली सरेंडर किए और कई नक्सलियों को जमींदोस्त किया गया, उसके बाद भी हिडमा अगर लगातार बचता रहा, क्योंकि हिडमा के पास एक व्यवस्थित और बाकायदा एक बड़ा नेटवर्क था। सरकार ने उस पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम रखा, लेकिन जंगल उसे बचाते रहे। वह सुरक्षा बलों के हर मूवमेंट के बारे में पहले से जान लेता था और समय रहते दिशा बदल लेता था। यही वजह थी कि वह सालों तक सरकार और फोर्सेस के पकड़ से बाहर रहा। लेकिन साल 2025 का वह दिन 18 नवंबर, जिसने इतिहास बदल दिया और हिडमा का नामो निशान मिट गया। त्रि जंक्शन, जहां छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलते हैं, काफी समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र था। गुप्त सूत्रों से सूचना मिली कि हिडमा उसी इलाके में है। यह सूचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि कुछ मिनटों के भीतर ग्रे हाउस, डीआरजी और कोबरा कमांडोज को सक्रिय कर दिया गया। ऑपरेशन को पूरी तरह साइलेंट मोड में रखा गया ताकि नक्सलियों को भनक तक न लगे। जवान रात के अंधेरे में जंगल की गहराई में बढ़ते गए, कदमों की आवाज दबाकर धीरे धीरे वो पास बढ़ते गए। जैसे ही फोर्स आगे बढ़ी, अचानक गोलियों की भीषण आवाज गूंज उठी। जंगल एक पल में युद्ध क्षेत्र बन गया। पूरे 23 मिनट तक यह मुठभेड़ चली, लेकिन इस बार सुरक्षा बल तैयार थे। इलाके को चारों ओर से सील कर दिया गया था। नक्सलियों के पास भागने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार हिडमा मारा गया और उसकी पत्नी राजक्का भी वही ढेर हो गई और साथ ही 4 अन्य नक्सलियों को भी वहां ढेर कर दिया गया। जिस जंगल को हिडमा अपनी ढाल समझता था, उसी जंगल ने उसकी कब्र बन जाने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने हिडमा को पकड़ने के लिए 30 नवंबर तक का डेडलाइन दिया था और अब
12 दिन पहले ही हिडमा मारा जा चुका है। और हिडमा का मारा जाना किसी आम नक्सली की मौत नहीं है, यह उन जड़ों को काटने जैसा है जो संगठन को दशकों तक शक्ति देती रही। ऐसे में अब PLGA बटालियन 1 का नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है और DKSJ कमेटी की रीढ़ भी टूट चुकी है। और वहीं CPI माओवादी की केंद्रीय संरचना अब और कमजोर पड़ गई है, क्योंकि दिन पर दिन लगातार केंद्रीय सरकार और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय से अभियान चला रही थी, जिसमें अब एक बड़ी सफलता मानी जाती है। कुल मिलाकर बस्तर अब नक्सलवाद और दहशत के साए से मुक्त हो रहा है और अब विकास योजनाओं के लिए रास्ता खुल रहा है। उसकी मौत के बाद नक्सली संगठन की उस ताकत में बड़ी दरार पड़ गई और जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बनी हुई थी। हिडमा की यात्रा वहां से शुरू हुई थी जहां सपने जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, लेकिन उसने रास्ता चुना हिंसा का, क्रांति का नहीं, और अंततः उसी हिंसा ने उसे खत्म कर दिया। वो भारत के सबसे खतरनाक नक्सली कमांडरों में गिना जाता था, एक ऐसा नाम जिसने सुरक्षा बलों को झकझोरा और पूरे बस्तर को खौफ में रखा। लेकिन अब वह खत्म हो चुका है और वह परछाई जिसका डर हर पत्ते के ससराहट में छिपा रहता था, अब हमेशा के लिए मिट चुकी है और नक्सलवाद का एक बड़ा नाम हिडमा पूरी तरीके से नेस्तार नाबूद हो चुका है, जो कि नक्सलवाद के इतिहास में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है।